गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश सोटिया, मेरा नाम कैलाश सोटिया। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो मुहैया कराई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपके अध्याय 2 में से कुछ टॉपिक है वो हट गए हैं। जो बाकी टॉपिक जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल, इसके अलावा दक्षिण में चोल साम्राज्य, चोलकालीन कला साहित्य, इसके अलावा स्थापत्य कला, ये आपके सिलेबस में रह गया है। तो हमने कल मौर्य काल से शुरुआत की थी और हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो जैसा आपको बताया है कि मौर्यों से भारत में एक विधिपूर्ण इतिहास लेखन की परंपरा है वो शुरू होती है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसका शासन लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। 305 ईसा पूर्व में उसने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था। दोनों के बीच में संधि हुई थी। संधि की शर्तें क्या थी? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री हेलेना, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जिसमें भारतीय और यूनानी आपस में वैवाहिक बंधनों में बंधे थे, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस डाई के क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को उपहार में दे दिए। प्लूटार्क के अनुसार बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। इसके साथ ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक अपना विशेष राजदूत भेजा जिसका नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम इंडिका है। उस इंडिका से हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की शासन, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन, साम्राज्य विस्तार, प्रांतों की व्यवस्था, कर प्रणाली, न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें तमिल ग्रंथों अहनामूर और मूनानूर तथा अशोक के अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा ही नहीं था बल्कि सेना नायक और महान विजेता भी था। वह एक योग्य शासक भी था। उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रमुख सलाहकार जो कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं, उसकी सहायता से उसने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जो उस समय के लिए, तत्कालीन समय के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। तो चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जो पूरे भारत या उस समय के तत्कालीन या समकालीन थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान और ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल, ऊपर कश्मीर से लेकर दक्षिण में चोल साम्राज्य तक उसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था। आपको पता है, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था और जैन मुनि भद्रबाहु की शरण में चला गया था। वहाँ पर जो मैसूर में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी है, तो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगिरी पहाड़ी है वहाँ पर भूखे प्यासे रहते हुए 298 ईसा पूर्व में उन्होंने उपवास के द्वारा भूखे प्यासे रहते हुए अपना शरीर है वो, अपनी देह का त्याग कर दिया था। तो जैसा आपको मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की है वो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व में हुई। जीवन के अंतिम समय में या अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने जैन धर्म का अंगीकार कर लिया था। जैन भिक्षुक
जैन ऋषि भद्रबाहु की शरण में वो शरण वेलगोला या मैसूर चले गए थे। वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने संथारा लेते हुए भूख प्यासे या उपवास के द्वारा अपना शरीर है वो त्याग दिया था। अब अगला है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था। तो बिंदुसार का इतिहास में ज़्यादा नाम नहीं आता, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम बिंदुसार का वर्णन है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बीच में कड़ी के रूप में किया जाता है। उसके शासन की जानकारियाँ बहुत ही अल्प है, कुछ यूनानी स्रोतों से उसकी जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे यूनानी लेखक में अमित्रोचेटस या अमित्र चेड्रस कहते हैं या अमित्र घात भी कहते हैं। स्टेबो ने बिंदुसार के लिए एलियोकेडस कहा है। स्टेबो ने बिंदुसार के लिए एलियो या अलिट्रोकेडस कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्र घात, फ्लीट विद्वान ने बिंदुसार के लिए अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। बिंदुसार का वर्णन मैंने आपको जैसे बताया कि ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। बिंदुसार ने क्या किया, अपने पिता के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो उसे साम्राज्य मिला था उस साम्राज्य को न केवल बनाए रखा। दिव्यधन जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यधन, उसमें बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह, तक्षशिला का है पाकिस्तान में वर्तमान में, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह के दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले तो उसने अपने पुत्र अशोक और फिर सुसीम को भेजा था। स्टेबो के अनुसार यूनानी शासक एंड्रियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। इससे आपको पहले पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानियों के बीच वैवाहिक संबंध थे वो स्थापित थे, वैवाहिक संबंध थे वो या वैवाहिक संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी। तो बिंदुसार के समय यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने चंद्रगुप्त या बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र के डायोनिसस नाम के एक राजदूत को भेजा था। तो डायोनिसस जिसे मिस्र के राजा ने भेजा था, इसके अतिरिक्त जो यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम, आपको पता है बिंदुसार के समय से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानियों के बीच में वैवाहिक संबंधों की शुरुआत हो गई थी, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे और इसके कारण जो यूनानी शासक थे वो उनके मौर्यों के साथ अटूट मित्रता थी। इस मित्रता को निभाते हुए यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत को भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना भी की थी। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नामक एक दूत को भेजा था। एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था और फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस को भेजा था। अब हम भारत के सबसे महानतम राजाओं में से एक मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, जिसे भारत के सबसे महानतम राजाओं में से गिना जाता है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जिसे महानतम मौर्य सम्राट अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में स्तूप, चैत्य, विहार, स्तंभ, गुहालेख, स्तंभाभिलेख बनवाने के लिए, प्रजा कल्याण, जन कल्याण के लिए सम्राट अशोक को याद किया जाता है। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत जो विशाल मौर्य साम्राज्य था उसकी गद्दी पर
अशोक बैठा। करीब 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का राज्याभिषेक था वो करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसा कि 273 ईसा पूर्व में ही मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन उसका राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में ही हो पाया था। ये जो 4 वर्ष का समय है वो उसने अपने उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष चला था, उसके जो उत्तराधिकार के लिए जो अन्य प्रतिद्वंदी थे, उसके जो अन्य भाई थे, उनको उसने समाप्त करने में ये 4 वर्ष लगा दिए। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के 99 भाई थे। कुछ जैन ग्रंथों, कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के 99 भाई थे और सबसे बड़ा जो भाई था वो सुसीन या सुमन था। तो 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसका राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व ही हो पाया था। तो जैसा आपको पता है 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन जो उसका राज्याभिषेक था वो बेटा 269 ईसा पूर्व में ही हो गया था। अभिलेखों में जितने भी अशोक के अभिलेख है उनमें अशोक नाम बहुत कम मिलता है। उसको देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा के नाम से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम केवल 2 अभिलेख मिले हैं, मास्की और गुजरा अभिलेख, जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। जो मास्की और गुजरा अभिलेख है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है, सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की और गुजरा अभिलेख है, उसी में अशोक को सम्राट अशोक कहा गया है। अन्य जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख है, गुहा अभिलेख हैं, स्तंभाभिलेख हैं, उसमें अशोक के लिए देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियों का प्रयोग किया गया है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष अशोक ने कनिष्क और खोतान में या कश्मीर में और खोतान में, कनिष्क नहीं कश्मीर में और खोतान क्षेत्र में अनेक भागों को विजित कर इसे मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अशोक के अभिलेख में से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, दक्षिण में कर्नाटक, जहाँ से बाद में चोल साम्राज्य शुरू होता है, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कलन के राष्ट्रगणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में एक वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर बसाया था और नेपाल में ललितपुरम या ललित पतन नामक नगर बसाया था। एक युग पुरुष, एक महानतम व्यक्ति के रूप में अशोक की गिनती की जाती है। तो जैसा आपको बताया कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट या अशोक है वो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था और अशोक की गिनती सर्वश्रेष्ठ मौर्य सम्राट में होती है। करीब 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में उसने अपनी राज्याभिषेक करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने भाइयों का वध करने, अपने उत्तराधिकार के लिए प्रतिद्वंदियों का वध करने के लिए ये 4 वर्ष लगा दिए थे। अशोक के अभिलेखों में जितने भी अभिलेख हैं उनमें लगभग सभी में अशोक का नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, राजा के नाम मिलता है। केवल मास्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम, तो मास्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है। तो अपने शासन के अपने 7वें वर्ष अशोक ने कश्मीर और खोतान को जीत लिया था और 8वें वर्ष पर उसने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर चढ़ाई की थी। उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक, जिसमें हम चोल साम्राज्य शुरू होता है वहाँ तक, पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल, ऊपर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक उसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था। कलन की राष्ट्रगीनी के अनुसार उसने कश्मीर में एक नया नगर बसाया था जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, जो कश्मीर की राजधानी है। इसके अलावा उसने नेपाल में ललितपुरम नामक एक नगर भी बसाया था।
एक युग पुरुष, एक महानतम व्यक्ति जिसकी गिनती भारतीय आकाश मंडल में सूर्य के समान की जाती है, ऐसा महानतम राजा अशोक। अशोक ने मौर्य साम्राज्य में अपनी नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा दी। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व वाला था। उसने तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किया। उसका धम्म और अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। उसने सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीय था, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकता। अशोक केवल भारत की धरोहर नहीं है, पूरे विश्व की धरोहर है, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में अशोक को हमेशा महान कहा जाता है। अशोक महान, अशोक केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे महानतम राजाओं में से गिना जाता है। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत अपनाया, पिता के समान अपनी प्रजा को पाला तथा लोक कल्याण के सिद्धांत को उसने अपने राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य या नीति बनाया। कौटिल्य ने लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया और उसी का पालन किया। अशोक ने क्या किया? वृक्षारोपण करवाया, खेती को बढ़ावा दिया, सिंचाई की उन्नत प्रणाली, सार्वजनिक निर्माण, कुएं, सराय, धर्मशाला, सड़कों, राहगीरों के लिए वृक्षों आदि को लगवाया। उसने अनेक रोजगार में सुधार किए, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार किए, राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। जो आज भी अशोक की नीतियाँ हैं वो प्रासंगिक है। तो शासन के संबंध में हम अशोक से बहुत अधिक प्रेरणा ले सकते हैं। तो अशोक को महानतम राजा माना जाता है, एक युग दृष्टा, एक युग पुरुष, एक दुनिया के महानतम राजाओं में उसकी गिनती होती है। उसने धम्म सिद्धांत को, धम्म या धर्म नीति अपनाई, जो एक विशेष धर्म न होकर एक नैतिक धर्म था। उसका नैतिक आदर्श, उसने सार्वभौमिक और सर्वयुगीय था। उसने पितृवत सिद्धांत को अपनाया और लोक कल्याण के लिए पुलियों, सरायों, कुओं, बावड़ियों, सार्वजनिक प्याऊ, सड़कों के किनारे वृक्षों को लगवाया। उसने रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए, आर्थिक और आधारभूत संरचना में सुधार किया, राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया, जो आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। अशोक की नीतियाँ है वो आज भी अधिक प्रासंगिक या समसामयिक लगती है। तो अशोक की जो नीतियाँ हैं, जो उस समय की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने का जो समाधान किया था, वो आज भी समसामयिक समय में भी उतनी ही अधिक लागू होती है। तो आर्थिक और आधारभूत संरचना में उसने सुधार किया, जो आज भी अधिक प्रासंगिक और युक्ति संगत लगती है। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया इसको आपको लिखना है, इसको याद करना है। बिंदुसार और अशोक के बारे में आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।